हेलो फ्रेंड्स। आज हम ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार के तहत मैसूर के विस्तार को देखेंगे। आधुनिक भारत के अंतर्गत मैसूर को किस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिलाया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अगर हम देखें तो पहले मैसूर पर विजयनगर साम्राज्य का शासन था, है ना। किसका शासन था? विजयनगर साम्राज्य का शासन था। अगर विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको पता होगा तो यहाँ पे कृष्णदेव राय कृष्ण देव राय एक प्रमुख शासक हुआ करते थे ना, मध्यकालीन भारत के स्तर पर अगर देखा जाए। उसके बाद क्या हुआ, जब विजयनगर साम्राज्य का विघटन हुआ तो मैसूर पर एक ओडियार वंश का शासन स्थापित हुआ, है ना। इस कौन से वंश का स्थापित हुआ? ओडियार वंश का शासन स्थापित हुआ, जिसके शासक कौन थे? इक्का कृष्ण राजा। इक्का कृष्ण राजा थे। इक्का कृष्ण राजा का सेनापति देवराज और वित्त मंत्री नंदराज था। हैदर अली ओडियार वंश के अंतर्गत एक सैनिक था जो देवराज और नंदराज दोनों को हराकर 1761 में मैसूर पर अपना अधिकार कर लेता है ना। मतलब अगर देखें तो मध्यकालीन भारत से आधुनिक भारत के ट्रांजिशन को देखा जाए तो पहले विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत केडीआर का शासन था, कृष्णदेव राय का शासन था। फिर आगे चलते हैं तो ओडियार वंश के शासक चिक्का कृष्ण राज का शासन आ जाता है। इक्का कृष्ण राज शासन इक्का कृष्ण राज शासन के अंतर्गत सेनापति देवराज था, है ना। इनके अंतर्गत जो सेनापति था देवराज था और तथा वित्त मंत्री नंदराज थे, है ना। अब इन दोनों को हराकर, सेनापति देवराज और वित्त मंत्री नंदराज को हराकर हैदर अली ओडियार वंश ओडियार वंश को हटाकर अपना शासन स्थापित कर लेते हैं मैसूर पर। ठीक है, मैसूर पर कौन अधिकार कर लेता है? हैदर अली, है ना। हैदर अली कर लेता हूँ। हैदर अली कौन था? हैदर अली जो ओडियार वंश के अंतर्गत ही एक सामान्य सा सैनिक था। जैसे आपने वहां देखा होगा फ्रांस की क्रांति के दौरान जब फ्रांस की क्रांति होती तो नेपोलियन भी एक सैनिक था सामान्य सा, परंतु आगे चलकर वो खुद फ्रांस का सम्राट बन जाता है। तो कुछ इस तरह से ही वो स्थितियां देखकर हैदर अली भी यहाँ पे शासक बन जाता है। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार के अंतर्गत किस तरह से मैसूर को ब्रिटिश शासन ने अपने अंदर मिलाया। ठीक है, तो ये मैसूर वाला क्षेत्र है, दक्षिण भारत के अंतर्गत अगर देखेंगे तो ये मैसूर वाला क्षेत्र है। इसके ऊपर ये निजाम की टेरिटरी थी हैदराबाद के अंतर्गत, और ये पेशवा, है ना, मराठाओं के अंतर्गत क्षेत्र था। नॉर्दर्न नॉर्दर्न सरकार थी, और इधर मद्रास जो था ये ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र था। मद्रास क्या था? ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, तो अब हम इनको देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले देखेंगे प्रथम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से लेकर 1769 तक हुआ था। हैदर अली हैदर अली 1760-61 में मैसूर का शासक बन जाता है ना। इसने फ्रांसीसियों के साथ सहयोगात्मक संबंध बनाए और ब्रिटिश विरोधी नीति अपनाई। जो हैदर अली था इसने फ्रांस के साथ अपने संबंध स्थापित किए, जो फ्रांस के साथ इसने अपने अच्छे संबंध बनाए, जबकि ब्रिटिश के विरोध की नीति अपनाई, है ना। भारत में तात्कालिक स्तर पर दोनों कंपनियां मौजूद थी, फ्रांसीसी कंपनी भी मौजूद थी और ब्रिटिश कंपनी भी मौजूद थी। परंतु जो मैसूर साम्राज्य था तात्कालिक स्तर पर फ्रांस से अपने सहयोगात्मक संबंध बनाए हुए थे। तो अंग्रेजों के साथ इनका युद्ध हुआ। इसी क्रम में क्या हो जाता है, अंग्रेजों के साथ इनका युद्ध हो जाता है, और अंततः मद्रास की संधि के साथ जो समाप्त जो युद्ध होता है वो मद्रास की संधि, है ना, ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ ये समाप्त होता है। इस संधि के तहत दोनों ने एक दूसरे के जीते गए क्षेत्रों को लौटा दिया तथा अंग्रेजों ने आवश्यकता पड़ने पर मैसूर को सैन्य सहायता देने का वादा किया। इस स्थिति में यह कहा गया कि अगर भविष्य में कभी मैसूर पर आक्रमण होता है तो उस स्थिति में ब्रिटिश मैसूर की सहायता करेगा। ठीक, किस तरह से अब आगे गतिविधियां बढ़ती है उसे हम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत देखेंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1780 से 84 तक चलता है। 1771 में जब मराठों ने मैसूर पर हमला किया तो अंग्रेजों ने मैसूर की सहायता नहीं की, है ना। अंग्रेजों ने मैसूर की सहायता नहीं की, जबकि पहली जो ट्रीटी हुई थी उसमें यह कहा गया था कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो अंग्रेज मैसूर की सहायता करेंगे। अतः तो क्या होता है, अतः मद्रास की संधि का उल्लंघन हुआ, फलतः मैसूर और अंग्रेजों के मध्य तनाव बढ़ा। हमें अब 1780
81 के मध्य जो अंग्रेज थे उनको दो तरफ से चुनौती मिल रही थी। एक तो वैश्विक स्तर पर चुनौती मिल रही थी, है ना, एक तो वैश्विक स्तर पर चुनौती मिल रही थी और एक भारत के स्तर पर चुनौती मिल रही थी। वैश्विक स्तर पर कैसे चुनौती मिल रही थी? वैश्विक स्तर पर अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अ, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्या हो रहा था, जो वैश्विक स्तर पर फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, हॉलैंड हो गया, ये जो देश थे अमेरिकियों का साथ दे रहे थे। किसके खिलाफ दे रहे थे? ब्रिटेन के खिलाफ दे रहे थे। तो वहां पे जो अमेरिका है वो स्वतंत्र हो जाता है। सेम टू सेम भारत में भी 1780-81 के आसपास अगर देखे जाएंगे तो मराठों, मैसूर और निजामों का एक त्रिगुट बन जाता है। ये तीनों मिल जाते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं। तो भारत में भी चैलेंज रहता है और वैश्विक स्तर पर भी चैलेंज रहते हैं। तो ये कहा जाता है कि 1780-81 के दौरान अंग्रेजों के लिए सार्वजनिक संकट का समय था। आगे और हम देखेंगे इसके बारे में डिटेल। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फ्रांस इंग्लैंड के विरुद्ध अमेरिकियों का साथ दे रहा था। अतः ब्रिटिश फ्रांसीसी संबंध तनावपूर्ण, है ना, ब्रिटिश फ्रांसीसी संबंध तनावपूर्ण थे। ऐसे में भारत स्थित दोनों कंपनियों के बीच भी तनाव बढ़ा। इसी क्रम में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती माहे पर नियंत्रण का प्रयास किया, जो मैसूर क्षेत्र में स्थित है ना। इनने प्रयास किया अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती माहे, ये है, देखो मैं बताता हूँ उसको, वहां पे ये माहे, ये ये माहे है, मैसूर राज्य के अंतर्गत थी। ठीक है, मैसूर क्षेत्र में स्थित थी। अतः अंग्रेजों के साथ मैसूर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में थोड़े समय के लिए मैसूर, निजाम और मराठों का त्रिगुट अंग्रेजों के विरुद्ध बता। जो अभी मैं बता रहा था कि मैसूर, निजाम और मराठे एक तरफ हो गए थे और अंग्रेज एक तरफ हो गए थे। इस तरह 1780-81 का वर्ष अंग्रेजों के लिए सार्वजनिक संकट का वर्ष था। अर्थात भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां अंग्रेजों के प्रतिकूल। वस्तुतः इस समय भारत में मराठों और अंग्रेजों का युद्ध भी चल रहा था, है ना। इसी समय क्या हो रहा था, मराठों और अंग्रेजों का युद्ध भी चल रहा था। जब मैं ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार के अंतर्गत मराठों का क्षेत्र बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि किस तरह से मराठों और अंग्रेजों के मध्य इस समय युद्ध चल रहा था। साथ ही इन मराठों के मुद्दों पर बॉम्बे और बंगाल के ब्रिटिश अधिकारियों के मध्य मतभेद भी। दूसरी तरफ अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटेन की पराजय हो रही थी, जहां फ्रांस, हॉलैंड और स्पेन भी ब्रिटिश के विरुद्ध अमेरिकियों का साथ दे रहे थे। इस तरह भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां अंग्रेजों के प्रतिकूल। किंतु भारत में मौजूद ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने कुशलता से इसका समाधान निकाला। उसने निजाम और मराठों को अपने पक्ष में किया। वस्तुतः मराठों के साथ सालवाई की संधि जो 1782 में हुई थी करके उन्हें युद्ध से अलग कर दिया, है ना। जो भारत में तात्कालिक स्तर पर गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश, वारेन हेस्टिंग ने अपनी कुशलता का परिचय दिया और उन्होंने जो मराठे जो भारत के थे उनसे एक संधि कर ली, जिसे ट्रीटी ऑफ सालवाई कहते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण ट्रीटी है। ट्रीटी ऑफ सालवाई के तहत उन्हें युद्ध से अलग कर दिया। इससे क्या हो गया कि जो भारत का जो त्रिगुट था, मराठों, निजाम और मैसूर का, वो टूट गया, है ना, वो टूट गया। इससे क्या हो गया, मैसूर एक तरह से अपने आप को कमजोर महसूस करने लगेगा और वहां पे फिर ब्रिटिश अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे क्या होता है, अंततः युद्ध में हैदर अली को पराजित कर दिया, है ना। जो युद्ध होता है उसमें हैदर अली को पराजित किया। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू शासक बना, है ना। टीपू टीपू सुल्तान शासक बना और युद्ध जारी रखा। अंततः 1784 में मद्रास के गवर्नर मेकरटनी के सहयोग से अंग्रेजों ने टीपू के साथ मंगलोर की संधि, ना, मंगलोर की संधि 1784 में होती है और युद्ध समाप्त हो जाता है ना। कभी कभी ये संधियां पूछ ली जाती है छोटी, जैसे सालभाई की संधि, है ना, मंगलोर की संधि, और ये युद्धों के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि 1784 के साथ समाप्त हुआ। अब आता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 तक चला। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। आपको एक क्रम में सारे जो गवर्नर जनरल है वो पता होने चाहिए, इससे आपको चीजें स्पष्ट होती रहेगी। जैसे वेलेजली कब था गवर्नर, कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, ये सबका एक क्रम से आप पढ़ेंगे तो चीजें आपको और अच्छे से क्लियर होती रहेगी। वस्तुतः टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों से संबंध बनाए हुए था, तो दूसरी तरफ कॉर्नवालिस ने मित्र राज्यों की सूची में मैसूर का उल्लेख नहीं किया। अतः दोनों के बीच तनाव बढ़ा। कॉर्नवालिस ने क्या किया, अपनी मतलब अपने ऐसे राज्यों की सूची उसने जारी करी जो उसके मित्र राज्य थे, जहां पर वो हमला
नहीं करेगा और जिनसे मित्रता के संबंध बनाएगा। उसमें मैसूर राज्य का उल्लेख नहीं था। अब मैसूर राज्य का उल्लेख नहीं था तो मैसूर के जो सुल्तान था टीपू, उसने अपने खिलाफ मतलब इस तरह का माना कि ये मेरे खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकता है ब्रिटिश शासन, इसलिए दोनों के मध्य तनाव में वृद्धि हुई। इसी तरह जब ब्रिटिश संरक्षित राज्य त्रावणकोर पर टीपू ने हमला किया तो मैसूर और अंग्रेजों के बीच युद्ध हो गया, है ना। जो टीपू था इसने जो ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में था त्रावणकोर, एक राज्य था त्रावणकोर, उस पर हमला कर दिया। तो इससे क्या हो गया, मैसूर और अंग्रेजों के मध्य युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में निजाम, मराठों और अंग्रेजों का त्रिगुट, अब देखो इन तीनों का त्रिगुट मैसूर के खिलाफ बन गया, है ना। इसमें ये भी कह सकते हैं कि जो टीपू था वो कूटनीतिक रूप से इतना कुशल नहीं था, है ना। कूटनीतिक रूप से इतना कुशल नहीं था, तभी तो वो निजाम मराठों को अपने पक्ष में नहीं कर पाए, क्योंकि निजाम और मराठे तो देसी राज्य थे ना। देसी राज्यों को अपने अपने पक्ष में नहीं कर पाए, तो ये उसकी एक रणनीतिक कमजोरी मानी जाती है टीपू सुल्तान की। और इसमें क्या होता है, टीपू पराजित हो जाता है और उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ती है। जो तृतीय युद्ध होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध, वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त होता है ना। इस संधि के तहत टीपू का आधा राज्य अंग्रेजों को प्राप्त हुआ और युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में एक बड़ी धनराशि टीपू पर आरोपित की। अंग्रेजों ने टीपू के 2 लड़कों को बंधक के रूप में भी, टीपू के जो 2 लड़के थे उनको बंधक के रूप में भी रखा। इस तरह मैसूर की शक्ति को कमजोर कर दिया गया, है ना। एक तो सब बड़ी धनराशि ले ली और उसका आधा राज्य भी प्राप्त कर लिया, तो क्या कर दिया, मैसूर को कमजोर कर दिया। इसी संदर्भ में कॉर्नवालिस ने कहा कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पूर्णतः कमजोर कर दिया, है ना। इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है कि अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना, अपने मित्र कौन कौन से तात्कालिक स्तर पर मराठे और निजाम थे, तो इन्होंने कैसे इनको शक्तिशाली नहीं बनाया, इस तरह से नहीं बनाया कि मैसूर का आधा राज्य लिया, है ना। आधा राज्य लिया तो कम राज्य, मतलब उन जो तात्कालिक उनके फ्रेंड थे मराठा और निजाम, इनको कम क्षेत्र देना पड़ा तथा अपने शत्रु को पूर्णतः कमजोर बना दिया। शत्रु कौन था, मैसूर। मैसूर को पूर्णतः कमजोर बना दिया क्योंकि एक तो आधा राज्य ले लिया और एक बड़ी धनराशि आरोपित की, है ना। काफी धन भी उनसे एकत्र किया। इस तरह से इन्होंने विन विन की कंडीशन रखी, दोनों तरफ से ब्रिटिश जीते। वस्तुतः कॉर्नवालिस यदि संपूर्ण मैसूर राज्य पर नियंत्रण कर लेता तो उसे अपने युद्धकालीन मित्रों मराठों और निजामों को अधिक क्षेत्र देना पड़ता, तो वे शक्ति संपन्न होकर अंग्रेजों के लिए चुनौती बन सकते थे। इस चुनौती से बचने के लिए कॉर्नवालिस ने टीपू के साथ संधि की और उसका आधा राज्य प्राप्त कर उसे कमजोर बना दिया, तो साथ ही मित्रों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। इस दृष्टि से श्रीरंगपट्टनम की संधि कॉर्नवालिस का एक दूरदर्शितापूर्ण कदम, कॉर्नवालिस ने ऐसा अपना एक दूरदर्शी कदम उठाया जिससे जो क्षेत्रीय स्तर पर राज्य थे जैसे मराठा और निजाम, इनको भी ऊपर नहीं उठने दिया और जबकि मैसूर के राज्य के पर कतर दिए, उसको छोटा कर दिया। अब आता है हमारा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में होता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, 1799। 1799 में आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। इस समय लॉर्ड वेलेजली था। लॉर्ड वेलेजली क्या कर रहा था, सहायक संधियों का निर्माण कर रहा था। इस समय क्या कर रहा था, सहायक संधियों का निर्माण कर रहा था। इसके पहले आप प्रमुख गवर्नर जनरल को देखेंगे तो कॉर्नवालिस, इसके पहले इसके पहले वारेन हेस्टिंग प्रमुख गवर्नर जनरल था। तो अगर आप देखेंगे तो इनके कार्यकाल में घटित हुई प्रमुख घटनाओं को भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर लैंड व्यवस्था के अंतर्गत है तो कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त बनाया था, है ना। और वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली लागू की थी, है ना। तो अब हम देखेंगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। मैसूर का टीपू सुल्तान फ्रांसीसी से संबंध बनाए हुए था, है ना। जो टीपू सुल्तान था फ्रांसीसी से संबंध बनाए हुए था। 1799 के अगर आप वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो नेपोलियन नेपोलियन भी अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था, नेपोलियन भी साम्राज्य विस्तार कर रहा था। इसीलिए जो भारत में ब्रिटिश शासन था उसे भी अपने साम्राज्य की चिंता होने लगी कि नेपोलियन भारत में अपना साम्राज्यवादी विस्तार न बढ़ा दे और यहाँ पे अपना जो फ्रांसीसी साम्राज्य वो यहाँ पे स्थापित न कर दे। तो ये भारतीय जो थे भारत में जो ब्रिटिश शासन था उसे ये चिंता होने लगी कहीं ये मैसूर राज्य अगर फ्रांसीसियों के संबंध में जाकर
भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित न कर ले। तो ये एक चिंता का मुद्दा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत बना हुआ है। दूसरी तरफ फ्रांस का नेपोलियन यूरोप में साम्राज्यवादी विस्तार कर रहा था, अतः अंग्रेजों को अपने भारतीय उपनिवेश की चिंता हुई, है ना। ऐसे में वेलेजली ने फ्रांस से संबंध बनाने वाली इस भारतीय शक्ति को समाप्त करना चाहा। इसी क्रम में मैसूर पर हमला कर टीपू को समाप्त किया, है ना, टीपू को समाप्त किया। अब मैसूर के छोटे से भाग पर पुराने ओड्यार वंश के 2 वर्षीय शासक कृष्णराज को गद्दी पर बिठाया और उससे सहायक संधि कर, है ना। क्या करता है, क्या होता है कि उस समय जो वेलेजली था सहायक संधि में काफी माहिर थे, बहुत सारे राज्यों के साथ सहायक संधि कर लेते हैं। तो टीपू को समाप्त करके जो पुराने ओड्यार वंश का शासक था कृष्णराज, उसको उसके साथ सहायक संधि कर लेते, है ना। तो इस तरह से मैसूर राज्य का विलय अंग्रेज अपने अंदर कर लेते हैं और मैसूर विजय के उपरांत वेलेजली कहते हैं, पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में। पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में कहने का तात्पर्य है कि जो वैश्विक स्तर पर उपनिवेश फैले हुए थे उसमें अंग्रेजों ने लगभग भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। और जो पूर्व का साम्राज्य कहने का तात्पर्य है कि जो वैश्विक स्तर पर आप भारत को देखेंगे तो पूर्व के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देगा। तो भारत का अगर इन्होंने कब्जा लिया, मतलब यूरोप यूरोप में ये कहना चाह रहे हैं, यूरोप में बहुत सारे जैसे फ्रांसीसी थे, स्पेन था, है ना, हॉलैंड वगैरह थे, ये सब अपने साम्राज्य, जर्मनी था, अपना साम्राज्यवादी विस्तार बढ़ा रहे। तो इस क्रम में उन्होंने ये संदेश दिया यूरोप को कि पूर्व का साम्राज्य, मतलब इस वाला जो क्षेत्र है वो अब हमारे हमारे उपनिवेश, इस वाले क्षेत्र में हमारा उपनिवेशिक अधिकार हो गया है। ठीक है, अब हम टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा जानेंगे। टीपू सुल्तान किस तरह से मैसूर का एक शासक था और अपनी नीतियों के लिए क्यों फेमस। टीपू का मूल नाम फतेह अली था। टीपू सुल्तान ने स्वयं को फ्रांस के क्रांतिकारी जेकोबियन दल का सदस्य बनाया, है ना। फ्रांस में, अगर आपने फ्रांस की क्रांति पढ़ी होगी, मेरा पुराने वीडियो अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में आप देखेंगे तो मैंने फ्रांस की क्रांति पढ़ाई है, उसमें 2 थे, जेरोनिस्ट और जेकोबियन दल, है ना। तो जेकोबियन दल एक क्रांतिकारी संगठन था, उसका ये सदस्य था, कौन था, टीपू सुल्तान। ठीक है, और राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू ने अपने सैन्य संगठन को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित, ना, टीपू ने अपने सैन्य संगठन को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित किया। टीपू भारत का प्रथम शासक था जो आर्थिक शक्ति को सैनिक शक्ति की नींव मानता, तथा टीपू ने यूरोपियों के समान व्यापारिक कंपनियां गठित करने का प्रयास किया और विभिन्न देशों में अपने दूध भेजकर व्यापारिक संबंध बनाने का प्रयास। टीपू ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए कहा कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना, है ना। मतलब टीपू एक तरह से काफी विचारों का धनी हम जिसे कह सकते हैं वो था, परंतु कूटनीतिक रूप से कमजोर था। कैसे था कूटनीतिक रूप से कमजोर? जब मैंने आपको बताया कि निजाम ब्रिटिश और मराठों का त्रिगुट बना था, है ना, तो इसमें वो कूटनीति नहीं कर पाया क्योंकि वो अपने जो क्षेत्रीय क्षेत्रीय सहयोगी थे, मतलब जो देशी राज्य थे, उनका सहयोग प्राप्त नहीं कर पाया। और विदेशी शक्ति जो क्षेत्रीय राज्य, तो पास वाले क्षेत्रीय राज्य थे, वो विदेशी शक्ति से जाकर मिल गए, ना कि अपनी देशी शक्ति से। तो ये एक तरह से कूटनीतिक विफलता कही जाएगी, है ना। किंतु टीपू कूटनीतिक क्षमता में कमजोर था, वह अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग प्राप्त नहीं कर सका, है ना, क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग प्राप्त नहीं कर सका। तो यहाँ पे हमने मैसूर राज्य के बारे में पूरा पढ़ लिया, किस तरह से मैसूर राज्य का विलय होता है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत, वो पूरा पढ़ लिया। इसमें हमने हैदर अली के बारे में जाना, टीपू सुल्तान के बारे में जाना, और जो चार युद्ध होते हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना, इनके बारे में जाना। इनमें से निश्चित रूप से प्रीलिम्स या मेंस में आपके लिए एक प्रश्न आ सकता है, इसको आप अच्छे से करिए। आगे हम आगे वाली चीजों को देखेंगे, तब तक के लिए